अगला लेक्चर लेक्चर नंबर 23। हम पढ़ेंगे ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब क्या है। हेडिंग है ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो पहला सवाल बनता है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इसके नाम में फोर्स आ रहा है पर ये फोर्स जैसा कुछ नहीं। तो तुमसे पूछते हैं इज द नेम मिसलीडिंग? हाउ? क्या ये नाम मिसलीड कर रहा है हमको? यथा नाम तथा गुण नहीं है, जैसा नाम है वैसा गुण नहीं है। हम बोलते हैं हाँ इट इज मिसलीडिंग। Actually it is not a force, but it is work done per unit charge. तो इसकी definition तो देखो, it is defined as the amount of work required to move a unit charge through the whole circuit. Amount of work required to move a unit charge through the whole WH वाली पूरा का पूरा whole circuit। अब whole circuit से क्या मतलब है समझोगे? whole circuit के पास ब्रैकेट में लिख दोगे external plus internal, in bracket external plus internal, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे समझो ये बैटरी है और ये कोई रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल, ये आपस में जुड़े हुए एक सर्किट बन रहा है, क्लोज सर्किट। बैटरी इसमें करंट फ्लो करा रही है, तो करंट फ्लो करा रही है तो उसमें यूनिट चार्ज फ्लो कराने में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो एफर्ट बैटरी को करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को, तो बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है। बैटरी का काम ही होता है पंप की तरह काम करती है। जैसे पंप क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी खींचता है, ओवरहेड वाटर टैंक को सप्लाई करता है, एक सर्कुलेशन बनाता है पानी का। तो बैटरी भी यही करती है। तो बैटरी को जो वर्क करना पड़ रहा है अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्क। और सर्किट पूरा करने के लिए बैटरी को खुद के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा पड़ा है उसमें आयंस के फ्लो में उसमें भी अपोजिशन मिल रहा है और उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा है। उस अपोजिशन को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो है इंटरनल वर्क। अगर मैं एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क दोनों को जोड़ दूं यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में, देन इट इज कॉल्ड ईएमएफ टोटल। और लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखोगे, और इट इज टीपीडी। टीपीडी स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज टीपीडी across the ends मत लिख दो, across the cell लिख दो, across the cell, comma, when no current is drawn from the cell, when no current is drawn from the cell, जब हम सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, no current is drawn from the cell, comma, that is the cell is in ओपन सर्किट। कोई करंट नहीं खींच रहे तो सेल कौन से सर्किट में? ओपन सर्किट। दैट इज द सेल इज इन ओपन सर्किट। तो इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ। तो स्टार मार्कर के नीचे लाइन में लिखोगे ईएमएफ इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। जो ईएमएफ होता है वो सेल का निजी गुण होता है। EMF is characteristic property of the cell। characteristic property का मतलब नैज गुण, निजी गुण, comma, which depends on, तुमसे एग्जाम में पूछते हैं किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, which depends on। तो ऐसे दो ही फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स
which depends on material of electrodes and nature of electrolyte only. सिर्फ ये दो फैक्टर है जिन पर ये डिपेंड है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ओनली। तो किन किन पर डिपेंड नहीं करता है वो भी हमें तैयार करना है। कंटिन्यू करोगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ surface area of electrodes, comma, distance between electrodes, and amount of electrolyte. Surface area of electrodes, distance between electrodes and amount of electrolyte. इन पर डिपेंड नहीं करता उसका। कैसे वेरिफिकेशन करें तुम ऐसे समझो। तुमने बचपन से अभी तक ड्राई सेल में अलग अलग साइजेस इस्तेमाल किए हैं। सबसे पतला वाला होता है ट्रिपल ए, पेजर सेल बोलते थे उसको, पहले पेजर में लगता था, अभी कई तरह के रिमोट में उसको लगाना होता है। तो पतला वाला ट्रिपल ए, फिर पेंसिल सेल, फिर मीडियम साइज, फिर सबसे मोटा वाला सेल जो ट्रेन के इंजन में बचपन में तुमने ट्रेन चलाई थी, छुक छुक गाड़ी, उसमें इंजन में 2 सेल लगाने होते थे, या जीप की टॉर्च में जो लगता था, तो मोटा वाला सेल। ये सारे सेल, इन सभी में फोड़ के निकालो तो काले रंग की बत्ती निकलेगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कार्बन इलेक्ट्रोड, और बाहर होता है जिंक का कोल जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम है सब में, पॉजिटिव इज कार्बन इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इज जिंक। अब जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो भी सब में सेम है। NH4Cl की पेस्ट है सॉडस्ट, यानी लकड़ी के बुरादे के साथ। तो लकड़ी के बुरादे में अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करके पेस्ट बनाई हुई। तो सबका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी सेम और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स भी सेम। तो सबका EMF 1.5 वोल्ट, सबका EMF सेम। तो EMF किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? जो पतला सेल है उसमें इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कम है, मोटे में ज़्यादा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोटे में ज़्यादा है, पतले में कम है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड नहीं करता। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स मोटे वाले सेल में ज़्यादा है, पतले वाले में कम है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो EMF कैसे चेंज हो जाएगा? EMF ऐसे चेंज हो जाएगा कि अगर तुम कोई दूसरा सेल लेते हो, जैसे दिखने में पेंसिल सेल जैसा ही दिखता है, जो चार्जेबल सेल तुम बाजार से खरीदते होता है, निकल कैडमियम सेल या निकल आयरन सेल, उसका EMF 1.2 होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। बटन सेल की बात करें, स्टील के केस में जो बटन सेल आता है, जो घड़ी में लगता है, वीडियो गेम में लगता है, लेजर लाइट में लगता है, तो वो जो बटन सेल है उसमें भी 2 तरह के EMF मिलते हैं तुमको। दिखने में एक जैसा दिखेगा बटन सेल, पर किसी में मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है इलेक्ट्रोलाइट, और किसी में होता है सिल्वर ऑक्साइड। जिसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं मर्क्यूरी बटन सेल, जिसमें सिल्वर ऑक्साइड होता है उसको बोलते हैं सिल्वर बटन सेल। सिल्वर बटन सेल थोड़ा महंगा पड़ता है, मर्क्यूरिक बटन सेल थोड़ा सस्ता पड़ता है, और EMF में भी अंतर है। मर्क्यूरी वाले का EMF होता है 1.36 वोल्ट और सिल्वर वाले का होता है 1.62 वोल्ट। तो अंतर आ गया EMF, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया। लेड एसिड सेल की बात करें, जो रिचार्जेबल जैसे बैटरीज बनती है, उसका EMF 2.2 वोल्ट। लैब में जो तुम काम में ले रहे हो लैक्लांशे सेल लिक्विड फॉर्म में है, और वो जो लैक्लांशे सेल लिक्विड फॉर्म में होता है उसी की ड्राई फॉर्म क्या होती है? ड्राई सेल, जो तुम यूज़ कर रहे हो, जिसकी बात अभी की थी। तो ड्राई फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का अंतर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में चेंज आने की वजह से क्या होता है कि वो जो लिक्विड में है उसका EMF होता है 1.45, और वो जो ड्राई है उसका हो गया 1.5। इलेक्ट्रॉन्स वही हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और जिंक नेगेटिव, पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में चेंज आ गया, एक में लिक्विड फॉर्म में, एक में पेस्ट फॉर्म में। तो EMF में 0.05 का अंतर आ गया। फिर लैब में यूज़ करते हैं डैनियल सेल, उसका EMF 1.125 होता है। तो सेल को शुरू से समझते हैं, कुछ डिटेल में ओरली समझा रहा हूँ तुमको, जो लिखवा नहीं रहा, ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले नाम आता है लुइगी गैल्वनी का। लुइगी गैल्वनी ने खोज की थी एनिमल इलेक्ट्रिसिटी की मेंढक की टांग में। वो मेंढक के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। जब उसने मरे हुए मेंढक की टांग में सुई चुभोई तो उस टांग में हरकत हुई, उससे लगा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। हालांकि पहला सेल बनाने का श्रेय जाता है अलेक्जेंड्रो डी वोल्टा को, या अलेक्जेंड्रो वोल्टा को। वोल्टा साइंटिस्ट था
वोल्टा के नाम पर सेल को नाम दिया गया सिंपल वोल्टेज सेल, जिसमें उसने कैसे बनाया था, उसने कॉपर की रॉड ली या प्लेट ली और दूसरी जिंक की। कुछ बुक्स में जिक्र मिलता है कॉपर की जगह कार्बन, कुछ में लिखा है कॉपर और जिंक के प्लेट लेकर उसने डिप किया डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है सेल का, हमें चाहिए दो डिसिमिलर मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देखोगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और इनको एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला जिसमें आयनाइजेशन हो जाए और आयंस प्रेजेंट हो। क्या तुम शक्कर मिलाओगे पानी में तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, आयंस होंगे। शक्कर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल नहीं बनेगा, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन। सपोज एसिड और बेस से भी बन जाएगा, आयंस बन जाएंगे। तो H2SO4 के सॉल्यूशन में उसने डाला था। तो सेल बना कैसे, सेल बनने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो H2SO4 है ये ब्रेक होकर 2H+ आयंस और SO4 -2 आयंस बनाता है। इसमें से ये जब जिंक इसके कांटेक्ट में आता है तो जिंक एक्साइट होकर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। ये वही 2 इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हमें मिलते हैं, यानी इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बना देते हैं जिंक के रॉड। तो जो बचा SO4 ये रिएक्ट करेगा Zn+2 से और रिएक्ट करके बना देगा जिंक सल्फेट। समय के साथ धीरे धीरे H2SO4 कन्वर्ट होता जाता है जिंक सल्फेट। ये जो 2H+ बचे ये जाएंगे कॉपर के पास, अपना चार्ज उसको दे देंगे। जो हाइड्रोजन बची वो लिबरेट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ गैस। तो ये जो चार्ज कॉपर के पास पहुंचा उसके कारण कॉपर खुद हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गई, तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और इसी को हम क्या बोलते हैं, EMF। क्योंकि अभी तक एक्सटर्नल सर्किट में हमने करंट नहीं ली, तो EMF ऐसे डेवलप होता है। अब ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, यानी अगर ऊपर से कम होता है तो यहाँ से वापस मेंटेन होना चाहिए। तो मान लो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के उधर जाएंगे न्यूट्रलाइज होने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ऐसे, करंट मूव करेगी इसके अपोजिट, और जैसे ही यहाँ न्यूट्रलाइजेशन होगा या कम होगा यहाँ से और चले जाएगा चार्ज। तो ये प्रोसेस पूरा एक क्लोज सर्किट बनेगा। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बन गया सेल, जिसमें EMF डेवलप होगा। बेसिक सेल ये है। अब ये सेल कितनी तरह का होता है, 2 तरह का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, जिंक सल्फेट से वापस H2SO4 नहीं बनेगा। तो एक समय के बाद जब ये सारा कन्वर्जन H2SO4 का ZnSO4 में हो चुका होगा तब ये सेल बेकार है, करंट देना बंद कर देगा। अब हमें इसका सॉल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो इनको बोलते हैं प्राइमरी सेल, जिसमें होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, और रिवर्सिबल नहीं होती तो वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं सेकेंडरी सेल, जिनमें होने वाली रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं, पर अनलिमिटेड नहीं है। वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं, वो लिमिटेड है। कुछ समय बाद जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सेल से मिलने वाली करंट नेग्लिजिबल हो जाती है, तो सेल बेकार हो जाता है। जैसे कार की बैटरी 3.5 से 4 साल में बेकार हो जाती है, इन्वर्टर की बैटरी 2.5 से 3 साल में बेकार हो जाती है अगर वो ऑर्डिनरी बैटरी। ट्यूबुलर बैटरी तो लाइफ ज़्यादा होती, क्यों होती वो भी समझेंगे। तो सेल 2 तरह के हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लैप्लासियन सेल, डैनियल सेल, सिंपल वोल्टेज सेल, ये सब है ड्राई सेल, प्राइमरी कैटेगरी। लेड एसिड सेल, निकल कैडमियम सेल, लिथियम आयन बैटरी, ये सब कैसे हैं, सेकेंडरी, जो रिचार्जेबल रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर सेल में कुछ डिफेक्ट्स पाए गए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। जैसे ये जो सिंपल वोल्टेज सेल है इसमें 2 डिफेक्ट पाए जाते हैं, एक का नाम है लोकल एक्शन, दूसरे का नाम है पोलराइजेशन। तो क्या होता है, कैसे होता है, ऐसे समझो। ये जो जिंक हम यूज़ कर रहे हैं ये कमर्शियल ग्रेड का जिंक होता है। बाजार में 2 ग्रेड में सामान मिलते हैं, कमर्शियल एंड लेबोरेटरी। अंतर होता है प्योरिटी का, जो लेबोरेटरी ग्रेड होता है वो ज़्यादा प्योर होता है, जो कमर्शियल ग्रेड होता है वो कम प्योर होता है। अंदाजा इस बात से लगाओ, अगर तुम बाजार से कॉपर सल्फेट खरीदने जाओ नीला तोता, तो दोनों ग्रेड में अवेलेबल है। अगर तुम कमर्शियल ग्रेड का कॉपर सल्फेट खरीदोगे तो 100 रुपये किलो मिल जाएगा, और वही लेबोरेटरी ग्रेड का खरीदोगे तो 1000 रुपये किलो मिलेगा। कॉस्ट सीधे 10 टाइम्स हो गई।
तो प्योरिटी के अंतर की वजह से। तो अगर हम ये जिंक जो यूज़ कर रहे हैं, अगर ये प्योर जिंक की रॉड यूज़ करें इस सेल में, तो कॉस्ट इस सेल की इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसका इस्तेमाल फिजिबल नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। तो हम कौन से जिंक का इस्तेमाल करते हैं? कमर्शियल जिंक। और कमर्शियल जिंक के तो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं? मान लो ये रॉड है कमर्शियल जिंक की, तो इस रॉड पर जिंक के अलावा आयरन भी है, निकल भी है, कैडमियम भी है। तो जब मैं इस रॉड को H2SO4 में डिप करूंगा तो दूसरे मेटल के लिए मुझे दूसरी रॉड पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। रॉड पर इटसेल्फ जिंक भी है और आयरन भी है। डिसिमिलर मेटल कांटेक्ट में आया, क्या बन गया? सेल। तो यहीं पर लोकल एक्शन होने लगेगा, यहीं पर सेल बन जाएगा, छोटा सा करंट फ्लो होने लगेगी जो हमें आउटपुट सर्किट में नहीं मिलेगी। जिंक वेस्ट होगा, जिंक रॉड घुलती जाती है समय के साथ, पर आउटपुट सर्किट में कोई करंट इसकी वजह से नहीं मिलने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में ये एक डिफेक्ट हुआ और इसकी वजह से जिंक वेस्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं लोकल एक्शन। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? जब हम जिंक की रॉड बना रहे होते हैं, इसको बनाते हैं कास्टिंग करके। जैसे कुल्फ़ी का सांचा होता है, उसमें रबड़ी डाल के डंडी लगा के कुल्फ़ी जम जाती है बर्फ़ में रख के, वैसे एक सांचा होता है रॉड बनाने का, उसमें जिंक को पिघला कर डालते हैं, फिर ये स्प्लिट हो जाता है सांचा। इसको ठंडा होने पर खोल सकते हैं, खोलकर जिंक की रॉड निकाल लेते हैं। तो जब इसकी कास्टिंग कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, ढाल रहे होते हैं पिघला हुआ जिंक, उसी टाइम पर इसमें 2 से 4% मरकरी मिला देते हैं, पारा मिला देते हैं, 2 to 4%। तो जैसे मरकरी मिलाते हैं, मरकरी की प्रॉपर्टी है वो मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। तो ये मरकरी बाकी मेटल्स जो है इम्प्योरिटी एटम उनके साथ मिलता है, अमलगम बना लेता है। तो अमलगम बना लेगा तो क्या होगा? वो इम्प्योरिटी एटम सरफेस पे एक्सपोज नहीं हो पाएंगे, और सरफेस पे एक्सपोज नहीं हो पाएंगे तो वो डिफेक्ट कंट्रोल हो गया। लोकल एक्शन को हम ऐसे कंट्रोल करें। दूसरा डिफेक्ट पोलराइजेशन, उसको तुम समझो ऐसे कि तुम्हारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि वो जो ड्राई सेल है, अगर तुमने उसको कैमरा के फ्लैश में लगाया, तो कैमरा के फ्लैश में लगाया तो कुछ देर तक तो चलता है, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो खत्म हो जाता है। कुछ लोग तो सोचते हैं खत्म हो गया सेल, फेंक देते हैं। कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, वो बोलते हैं धूप में रख के चार्ज कर लेंगे हम वापस, उसको 3-4 घंटे धूप में रख देते हैं और वापस जब कैमरा में लगाते हैं तो फिर से कैमरे का फ्लैश चमकने लगता है, नहीं वो सर्विस देने लगता है सेल। जबकि यही सेल जब घड़ी में लगाया जाता है तो 6 महीने तक चल जाता है वॉल क्लॉक। तो अंतर क्या है? अंतर ये कि घड़ी में करंट बहुत कम खींची जाती है उससे, तो करंट कम खींचने पर उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और जब कैमरे का फ्लैश करंट बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए वो हमें लगता है कि ख़त्म हो गया। तो वो कहानी पूरी बता रहा हूँ वापस, कैसे रिचार्ज हो जाता है धूप से, क्या वास्तव में रिचार्ज होता है या ये खाली एक मिसकंसेप्ट है, मिथ्या धारणा है। तो उसको तुम ऐसे समझो, इसके पीछे की साइंस क्या है कि ये जो हाइड्रोजन निकल रही है ये बबल्स की फॉर्म में होती है, और ये बबल्स नेचर में कैसे होते हैं? स्टिकी, चिपकने वाले। ठीक वैसे जैसे तुम पानी के ग्लास में पानी भर के रख दो, स्टील के ग्लास में 4 घंटे छोड़ दो, पानी में घुली हुई गैसेस बबल्स की फॉर्म में निकलती हैं और किनारे पर लेयर बना लेती हैं, छोटे छोटे बबल्स जमा हो जाते हैं। वो बबल चिपकने वाले हैं, गिलास की किनारे पर चिपके रहते हैं। उनको फोड़ने की कोशिश करो उंगली डालकर, नहीं फोड़ पाओगे। तो ये बबल्स भी वैसे होते हैं हाइड्रोजन, जो नेचर में स्टिकी होते हैं। ये जाकर कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं, अपना चार्ज तो दे देते हैं, बाकी चिपक जाते हैं। अब लैग्रांज सेल में भी क्या होता है? ड्राई सेल में, लैग्रांज सेल में भी कार्बन की इलेक्ट्रोड होती है जो एक सील्ड पोरस स्पॉट में बंद होती है, और उस पोरस स्पॉट में इस कार्बन की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के आसपास भरा होता है MnO2 प्लस चारकोल। चारकोल का फंक्शन है, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, MnO2 की कंडक्टिविटी कम होती है, आयंस को कंडक्ट करना है अप टू कार्बन, इसलिए हम चारकोल मिला देते हैं कि MnO2 की कंडक्टिविटी बढ़ जाए थोड़ी, तो MnO2 के साथ चारकोल मिला देते हैं। तो MnO2 क्यों मिलाया वो समझोगे। ये हाइड्रोजन की लेयर्स पे जमा होगी, ऐसे इस पर भी जमा होगी, कैसे होगी आगे डिस्कस करें। हाइड्रोजन की लेयर कैसी होगी? न्यूट्रल चार्ज दे चुकी है, और हाइड्रोजन कैसा? इंसुलेटर, गैस इज इंसुलेटर। तो अब जो और 2H+ आयंस आएंगे वो अपना चार्ज इस इलेक्ट्रोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, वो इस हाइड्रोजन की लेयर के ऊपर एक पॉजिटिव लेयर फॉर्म कर लेंगे, और ये पॉजिटिव लेयर अब जो और 2H+ आयंस आ रहे हैं उनको रोकेगी, उनको इस तक पहुंचने नहीं देगी। रोकेगी तो सेल में आयंस का प्रवाह, आयंस का ट्रांजिशन बंद हो गया। तो आयंस अब ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं तो सेल करंट देना बंद कर देगा। हम बोलेंगे सेल क्या हो गया? पॉलराइज हो गया। अब इसकी रेमेडी क्या है?
सबसे कॉमन मेथड है, अगर तुम रॉड को निकाल सकते हो सेल से, सेल के डिज़ाइन ऐसा है, तो टाइम टू टाइम हम रॉड को निकालते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को सैंड पेपर से घिसकर उस पर जो जमा लेयर है उसको साफ कर देते हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल मेथड। वापस इंसर्ट कर देते, करंट वापस मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं, लैप्लांशियस सेल में हमने जो तरीका लगाया, हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO2 क्या है? ऑक्सीडाइजर। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजर। हमने MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया, इस मेथड को बोलते हैं केमिकल मेथड। तो ये MnO2 क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन जा रही है इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा वाटर। ये वही पानी है, कई बार तुम देखते हो सेल लीक हो जाता है, पानी निकलता है, ये वाला पानी होता है और खुद रिड्यूस होकर बन जाएगा Mn2O3। इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो MnO2 ने जब इसको पानी में बदल दिया तो वो जो लेयर है वहाँ से हट गई, लेयर हट गई तो सेल करंट देता रहेगा। फिर भी क्या प्रॉब्लम होती है, जो ड्राई सेल कैमरे में जो मैंने बताया वो फिनोमिना हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कैमरे में करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, करंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो हाइड्रोजन के फॉर्मेशन की रेट होती है ज़्यादा और हाइड्रोजन के वाटर में कन्वर्जन की रेट होती है कम। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ देर में लेयर फिर जमा हो जाता है, ये MnO2 उस हाई रेट पर कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो सेल करंट देना बंद कर देता है, तो तुम सोचते सेल खत्म हो गया, फूक गया। अब जिसने होशियारी करके धूप में रख दिया, धूप में भले ना रखे, वो छाया में भी रख दे, 3-4 घंटे उसको आइडियल छोड़ दें, तो MnO2 क्या करेगा, जो लेयर बनी हुई है उसको कन्वर्ट कर देगा वाटर में, लेयर वहाँ से हट जाएगी तो सेल वापस करंट देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से सेल वापस करंट देना शुरू कर देगा, तो ये डिफेक्ट हुआ पोलराइजेशन। अब इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो लैप्लांशियस सेल है, चाहे ड्राई सेल है, इसको सिर्फ इंटरमीडिएट सप्लाई ऑफ करंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर लार्ज करंट खींचनी है तो लगातार करंट नहीं दे सकता, ये देगा इंटरमीडिएट, रुक रुक कर करंट दे सकता है। स्मॉल करंट खींचनी है तो घड़ी में हम कंटिन्यूस सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस ड्रॉबैक को और कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया डेनियल सेल। डेनियल सेल में डब्बा खुद जो होता है कॉपर का वेसल, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, उसमें हम पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो डीपोलराइजिंग एजेंट का काम करता है, इस पोलराइजेशन डिफेक्ट को कंट्रोल करता है डीपोलराइज करके, तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट। फिर उसके अंदर एक पोरस स्पॉट होता है जो सील्ड नहीं होता, इसमें तो सील्ड होता है लैप्लांशियस सेल में ऊपर से, वो खुला हुआ होता है पोरस स्पॉट, लैब में जाके तुम देख सकते हो, उसमें जिंक रॉड डाल दी हमने और उस पोरस स्पॉट के अंदर होता है डाइल्यूट H2SO4। यानी ये जो डेनियल सेल है ये 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल है, दो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, एक तो H2SO4 एक CuSO4। H2SO4 का काम तो यही है, जिंक से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करवाना, तो उसको बोलते हैं एक्साइटिंग फ्लूइड, एक्साइटिंग लिक्विड। और ये जो CuSO4 है इसका काम क्या है, डीपोलराइज करना। तो कैसे डीपोलराइज करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। पहला रॉड को निकाल के साफ किया, मैकेनिकल मेथड। दूसरा ऑक्सीडाइज किया, केमिकल मेथड। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, डीपोलराइज किया। कैसे, तुम ये समझो, ये 2H+ आयंस जब CuSO4 में से होकर कॉपर तक पहुंचना चाहेंगे तो CuSO4 के साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, तो इससे बन जाएगा H2SO4, इसमें से होकर निकलेंगे तो H2SO4 बन जाएगा और Cu+2 आयंस बनेंगे। तो ये Cu+2 आयंस जाकर अपना चार्ज किसको देंगे, कॉपर के डब्बे को। और ये जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन खुद कंडक्टिंग है, नेचर में कंडक्टिंग है, तो ये इंसुलेट नहीं करेंगे। अगर ये लेयर बना भी लेते हैं डब्बे पर तो वो कंडक्टिंग लेयर होगी, समय के साथ डब्बे का वजन बढ़ता जाएगा, उस पर डिपोजिटेड कॉपर उसका वजन बढ़ा देगा, पर कंडक्शन लगातार होता रहेगा, पोलराइजेशन से कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि बीच में करंट देना बंद कर दे, क्योंकि फिल्टरिंग हो गई। तो डेनियल सेल से हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट ले सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है ओवर लैप्लांशियस सेल। क्लियर, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी तुम्हारे काम आएगी, फिजिक्स में ना आए केमिस्ट्री में आ जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज की क्लास हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी कि ये जो मैंने इतनी डिटेल बताई, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर अटकेगा। नेक्स्ट हेडिंग वोल्टेज, EMF के बाद ये कुछ भी नोट नहीं करना। नेक्स्ट इज वोल्टेज। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। सिंबल इज V, कैपिटल V, वोल्टेज। It is defined as the
amount of work required to flow a unit charge, amount of work required to flow a unit charge through external circuit only, through external circuit only. तो डेफिनेटली ये कम होना चाहिए ईएमएफ से। तो जनरल केस में ईएमएफ से कम होता है, स्पेशल केस में ईएमएफ से ज़्यादा होता है जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं, जिसको हम आगे सीखेंगे। और लगा के दूसरी डेफिनेशन को, और इट इज टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज टीपीडी कॉमा व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, it is TPD when the cell is in closed circuit, that is current is drawn from the cell, current is drawn from the cell, नीचे स्टार मार्क करके लाइन लिखोगे, it depends on all those factors on which EMF depends, and also on those factors on which EMF does not depend, तो जिन पर EMF डिपेंड करता है उन पर भी, और जिन पर EMF डिपेंड नहीं करता उन पर भी, सब पर वोल्टेज डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, अगली क्वांटिटी इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल स्मॉल आर, स्टैंडर्ड नोटेशन स्मॉल आर से दिखाते हैं। सर्किट में जब दिखा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस को, तो तरीका ऐसा होगा कि सेल है, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिखाओ। सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, डॉटेड ब्लॉक में बंद कर देंगे। ये एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का सर्किट। एक और तरीका रिप्रेजेंटेशन का, ये सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस बनाते हैं ऊपर। वास्तव में होता कहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल की पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में। जो आयन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिखाते कहाँ है? यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करके। काउंट कैसे करते हैं सर्किट में? सीरीज में जोड़कर काउंट करते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं, पर हम प्रेफर करेंगे इसको। रीजन, जब हम ऐसे दिखाते हैं तो कई बार हम सर्किट में इसको जोड़ना ही भूल जाते हैं, इसलिए हम प्रेफर करेंगे ये वाला मेथड। इसमें वो गलती नहीं होगी। डेफिनेशन लिखोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by electrolyte, it is the obstruction offered by electrolyte to the flow of current, through it। तो जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होती है तो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो तुमने तीन क्वांटिटीज पढ़ी, ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे मैं तुम्हें हर फिजिकल क्वांटिटी की एक इमेज देता हूँ जिससे तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे, तो इनकी इमेज समझ लो, तो इसका इंटरप्रिटेशन तुम कभी भूलोगे नहीं। तो ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस की इमेज ये है, तुम ये मान सकते हो कि तुम जो दिख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो कि आईआईटी प्रिपरेशन के लिए बैठे हुए स्टूडेंट्स,
दिस इज EMF कि तुम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज EMF IIT के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो अभी तक तुमने टेस्ट दिए उसमें जो नंबर, जितना तुम परफॉर्म कर पाए हो, दैट इज वोल्टेज। और इन दोनों में जो अंतर है कि तुम कैसे दिख रहे हो, कितने सिंसियर दिख रहे हो, क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस है, उसके बीच जो अंतर है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। वो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है। दूसरी तरह समझो, एक आदमी काफ़ी अट्टा कट्टा दिख रहा है, तुम्हें लगता है काफ़ी काम करेगा, पर जब वो काम करने लगता है तब पता चलता है कि वो उतना काम नहीं कर पाता जितना उसका शरीर दिख रहा था। तो हो सकता है उसको कुछ बीमारी हो। तो जो दिख रहा है वो है EMF, जो आउटपुट वो दे पा रहा है वो है वोल्टेज, जो परफॉर्मेंस है वो वोल्टेज, और उनमें जो अंतर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये रिलेशन, इसको और क्लियरली समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है। क्या ये पॉसिबल है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो करके V को E के बराबर कर लिया जाए? अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा कि जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो उतना कर पाओ। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उसका तरीका देखते हैं। तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस के फैक्टर्स उसमें चल के सीखते हैं। हेडिंग, फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस। किन किन फैक्टर्स पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करा? फैक्टर्स ऑफ डिपेंडेंस। फर्स्ट पॉइंट, जैसे तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिखी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो तुमने लिखी थी शुरू की 3 प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस में शुरू के जो 2 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, तो तुम ये 2 पॉइंट लिखोगे, बेटर है इन 2 को लिखोगे, बाकी और भी लिखेंगे जनरल पॉइंट, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, लार्जर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, करंट से जितनी ज़्यादा, सेल से जितनी ज़्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लार्जर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, comma, greater will be its internal resistance, greater will be its internal resistance। तो अगर ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा, ज़्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा तो टकरें जल्दी होंगी, ज़्यादा टकरें होंगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो इसको दूसरी तरह समझो, एक आदमी नीचे से 4 मंजिल छत तक 10 चक्कर लगा सकता है, हर चक्कर में 10 ईंट ले जा सकता है, तो कुल ईंटें कितनी ट्रांसफर कर सकता है वो? 100। तुमने डिमांड किया कि नहीं एक बार में 10 नहीं 15 ईंट लेकर जाओ, तो क्या वो 10 चक्कर लगा पाएगा? उससे पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोडेड हो गया वो, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। और इवन वो जितने चक्कर लगाएगा उसमें 100 ईंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, भले एक बार में ज़्यादा ईंट ले जा रहा है पर वो 100 ईंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। दिस इज द फैक्ट। दूसरी तरह समझो, तुमने टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर नहीं दिया, अभी टेस्ट हो चुका है, तुम्हारे कोई नंबर कहीं जुड़ने वाले नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली करके देख लेना। तुमने अपने दोस्त से पेपर लिया, उसकी की भी ले ली, अभी की नहीं देगी, पेपर लेकर घर पर आए, घर पर आने के बाद तुमने सेम टाइम में बैठकर घर पर शांति से आराम से पेपर अटेम्प्ट किया बिना किसी प्रेशर। और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब तुमने की में मैच कराया तो तुम्हारे जो नंबर आए वो आश्चर्यजनक रूप से जितने नंबर तुम्हारे आते थे, जो एवरेज चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा थे, बिकॉज अभी जो तुमने परफॉर्म किया वो विदाउट एनी प्रेशर परफॉर्म किया, तुम्हारे ऊपर कोई लोड नहीं था। एक सिचुएशन है, इसमें E और V लगभग बराबर आ जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट 0। दूसरी सिचुएशन, तुम एग्जामिनेशन हॉल में गए हो, टाइम पर गए हो, तुम्हें पहले से पता था पेपर देना है, पेपर की तैयारी करके गए हो, तैयारी भी की अंडर प्रेशर, क्यों? शफलिंग टेस्ट, शफलिंग टेस्ट तो पता है इससे बैच डिसाइड होगा,
तो अंडर प्रेशर, पहले से प्रेशर में चल रहे, एक सप्ताह पहले प्रेशर में चल रहे, अरे ये वाला टेस्ट शफलिंग टेस्ट है, मुझे इसके लिए बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। और अंडर प्रेशर तुम जो है परेशान हो और फिर पढ़ाई कर रहे हो, नॉर्मली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी तैयारी भी अंडर प्रेशर हुई। एग्जाम में भी जब तुम टेस्ट दे रहोगे घबराहट, नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, अंडर प्रेशर, सारा काम अंडर प्रेशर, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया, परफॉर्मेंस क्या आई, बहुत पुअर, नेचुरल है, पुअर ही आएगी। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर वो कंट्रोल हो जाए, या नहीं तुम एग्जाम तो एग्जामिनेशन हॉल में ही, पर बिना किसी डर के दो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं हो, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो तुम्हारी नेचुरल परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। और इसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस, ये आसान है, हो सकता है। तो प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तुम्हें सीखना होगा रिजेक्ट करना, अपने स्ट्रेसेस को रिजेक्ट करना, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजेक्ट करना, तुम्हें वर्तमान में जीना सीखना होगा। लिव इन प्रेजेंट, कैसे, एट प्रेजेंट। हो सकता है मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, या मैं बाहर निकलूंगा, बाहर निकलते ही मुझे 17 काम करने, तो अगर मैं वो दिमाग में रखूंगा एट प्रेजेंट, तो मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं पाऊंगा। तुम्हारे दिमाग में चल रही टेंशन, घर पे जाऊंगा तो रोटी खाने वहाँ जाना है, खाना खाने, और ऐसे करना है, वो करना है, वो करना है, वो काम है, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। कि भविष्य में ये करना है, पास्ट में मेरे साथ ये बुरा हो गया, उसको रो रहे हो अभी तक, तो ऐसी सिचुएशन में तुम वर्तमान में भी जी नहीं सकते, वर्तमान भी बिगाड़ लो। तो लिव इन प्रेजेंट यानी उसका सच क्या है, प्रेजेंटली सच ये है कि तुम क्लासरूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा सच है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर तुमने इसको एक्सेप्ट करना सीख लिया और प्रेजेंट को जीना सीख लिया, वर्तमान को जीना सीख लिया, तो फ्यूचर और पास्ट कभी भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। और जब वो परेशान नहीं कर पाएगा तो अपने आप प्रॉब्लम्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, और तुम्हारे ईएमएफ और वोल्टेज में अंतर जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आदमी जीता 40 साल, दूसरा जीता 80 साल, अंतर क्या है, पता चला 80 साल जो जिया है वो हमेशा खुश रहता था, तो सिंपल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम था, उसके दिमाग में अंतर द्वंद्व कम थे, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कंफ्यूजन्स कम थे। तो तुम भी ये कर सकते हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, अपनी प्रॉब्लम्स को सिरे से नकार दो, प्रॉब्लम है ही नहीं, और खुश रहने की कोशिश करो। फिर देखो तुम्हारी जो भी एबिलिटी है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी तुम्हारी एबिलिटी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन्स, अंतर्द्वंद, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो करने का सिंपल सा मेथड, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिव इन प्रेजेंट। क्लियर? अगला फैक्टर है रेजिस्टेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेकेंड पॉइंट, विद राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, विद राइज इन टेम्परेचर, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा। तो रिसेंटली तुमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा नेगेटिव होता है मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है तो आयन फ्लो इजी हो जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ा था। तो आयन फ्लो इजी हो जाता है, आयन फ्लो इजी हो जाता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही था वो, जिस रेजिस्टेंस की बात हम इलेक्ट्रोलाइट में कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो तुम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दोगे आर, एरो नीचे की तरफ, आर डिक्रीजेस, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो बैटरी है गर्मियों में ज़्यादा करंट दे पाएगी और सर्दियों में कम करंट दे पाएगी, इसी का कॉन्सिक्वेंस। तीसरा फैक्टर, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, स्मॉलर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा कम। कैसे, ऐसे समझो कि आयंस को पहुंचना है इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आयंस आसानी से पहुंच पाएंगे। इमेजिन करो एक नदी है, नदी में दो किनारे और नदी पार लोग आते जाते हैं नाव से, बहुत सारे लोग, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी है, कुछ लोगों को उधर जाना है, कुछ लोगों को उधर जाना है। तो उसके लिए घाट बना हुआ है जहाँ पे नावें डॉक कर सकती हैं, नावें ठहर सकती हैं,
घाट की लंबाई इतनी है, किनारा इतना बड़ा है कि एट ए टाइम 5 नाव लग सकती है, वहाँ पे लोग उतर सकते हैं और चढ़ सकते हैं, इस साइड भी और नदी के दूसरे किनारे। तो जितनी नावें एक बार में डॉक कर सकती है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। डॉक का सरफेस एरिया, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया, नाव जो चल रही है लोगों को ले जा रही है, आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं, सिमुलेशन ले रहा है। तो अगर हम डॉक का सरफेस एरिया बढ़ा दें कि 25 नाव एक बार में डॉक कर सके, सरफेस एरिया बढ़ गया, किनारा बहुत बड़ा है, समुद्र तक बहुत बड़ा है तो जो बीच है, बीच बहुत बड़ा हो गया तो ज़्यादा लोग नहा सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो आयंस का ट्रांसफर ईजी हो जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब इसको फैटकॉम कहाँ यूज़ करते हैं? तुम बाजार में गए, तुम्हें कार के लिए बैटरी खरीदनी थी, दुकानदार ने बोला ये बैटरी 4000 रुपये की, ये बैटरी 6000 रुपये की। 4000 वाली बैटरी के साथ वारंटी है 2.5 साल, 6000 वाले के साथ वारंटी है 5 साल। कौन सी बैटरी खरीदोगे? 5 साल, क्योंकि कीमत तो 1.5 गुना है, 4000 से 6000, पर लाइफ डबल है। तुम अगर वो पैसा बचा के फिक्स डिपॉजिट भी करा दोगे तो इतना ब्याज नहीं मिलेगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में बैटरी भारी होती है, उठानी पड़ती है, तो तुम्हारे लिए सस्ता क्या पड़ेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट क्या पड़ेगा कि एक बार में डबल चलने वाली बैटरी खरीद लो। पर ये सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्या है, तो दोनों बैटरी में अंतर क्या है? तुम उससे पूछोगे, बोलेगा ये ट्यूबुलर बैटरी है और ये ऑर्डिनरी बैटरी है। अब ट्यूबुलर बैटरी क्या होती है? ट्यूबुलर बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो सिलिंड्रिकल ट्यूब की फॉर्म में होती हैं। ट्यूब की फॉर्म में होने से सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और इधर ऑर्डिनरी बैटरी में प्लेट की फॉर्म में होती है, उसका सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से इंटर रेजिस्टेंस कम होता है, और इंटर रेजिस्टेंस कम है तो लाइफ ज़्यादा है। क्लियर? अगला पॉइंट, विद डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी को कम करेंगे तो विद डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, फिर से सिंपल बना दो, आर डिक्रीजेस, इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आयंस को कम दूरी चलना है, इलेक्ट्रोड पास है। और ये फैक्ट तुम प्रैक्टिकली लैब में वेरीफाई कर सकते हो जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना गिवन प्राइमरी सेल का, इलेक्ट्रोड को पास करके देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस में वेरिएशन दूर करके देखो, सेल में इलेक्ट्रोड को पास दूर करके वेरिएशन तुम देख सकते। लास्ट फैक्टर, विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट सेल में भरा है वो ज़्यादा बढ़ दिया, विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? स्मॉल आर का फिर से ये है डिक्रीजेस, स्मॉल आर डिक्रीजेस, इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आयंस को फ्लो होने के लिए जो वॉल्यूम मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो आयंस ज़्यादा वॉल्यूम में फ्लो हो पाएंगे, इजीली फ्लो हो पाएंगे। इसको ऐसे समझो, ये जो दीवार घड़ी होती है वॉल क्लॉक, इसमें हम पेंसिल सेल भी लगा सकते हैं। अगर इसमें हम सबसे मोटा वाला सेल लगा दें फुल साइज, वो भी ड्राई सेल है, उसका EMF भी 1.5, क्या घड़ी डैमेज हो जाएगी? नहीं, 1.5 ही चलेगी। क्या अंतर होगा? इससे चलती 6 महीने, उससे चलेगी 6 साल। क्यों? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा करंट दे सकता है। तो बताओ फिर क्यों नहीं लगाया मोटा वाला सेल? डिज़ाइन इम्प्रॉपर हो जाएगी, घड़ी दीवार घड़ी है, हल्की होनी चाहिए। मोटा वाला सेल कभी निकल के गिर गया, किसी के सर पर गिर गया तो चोट लगेगी, तो डिज़ाइन इम्परफेक्ट हो जाएगी। दूसरा, अभी कम से कम 6 महीने में घड़ी एक बार उतरती है, सेल चेंज करना होता है तो हम साफ करके उसको लगाते हैं, साफ सफाई हो जाती है। बाद में क्या होगा, अगर 6 साल में उतरेगी तो कॉकरोच के अंडे मिलेंगे इसमें बस। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।